Assalamu alaikum, this is Gulnarkis and today we will be revising the chapter of cell injury in pathology. So it will be a quick go through for the revision of exam. So let's go. So what is cell injury? Cell injury जो होती है वो severe stress की वजह से और जो है stress apply होता है cell पे जिसकी वजह से जो cell है वो able नहीं रहता, is not able to adopt, वो नहीं अडॉप्ट कर सकता उस सर्कमस्टांस को जो कि उसके ऊपर एक्सपोज की जा रहे हैं, या फिर एक्सपोज टू इनहेरिटेंट डैमेज एजेंट्स या कुछ ऐसे एजेंट्स उस पर एक्सपोज हो जाते हैं. फॉर एग्जांपल कोई ट्रॉमा, फिजिकल ट्रॉमा, या फिर उसकी मैल न्यूट्रिशन, या फिर वो फर्दर हम आगे पढ़ेंगे. वो एजेंट्स उस पर इम्पोज किए जाते हैं जिसकी वजह से वो रिकवर नहीं कर पाता और सेल डेथ की तरफ प्रोग्रेस कर जाता है. इंजरी में प्रोग्रेस थ्रू रिवर्सिबल स्टेज एंड culminated in सेल डेथ. रिवर्सिबल स्टेज और इरिवर्सिबल स्टेज होती है. क्विकली हम ये डायग्राम देख लेते हैं कि नॉर्मल सेल्स होम्योस्टेसिस मेंटेन करता है. जब उस पर सेल स्ट्रेस अप्लाई होता है तो वो उसको अडॉप्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन अगर अडॉप्ट नहीं होता तो सेल इंजरी कॉज हो जाती है और डायरेक्टली भी सेल इंजरी हो सकती है अगर इंजीरियस स्टिमुलस उसको प्रोवाइड कर दिया जाए. और ये सेल इंजरी रिकवर हो जाती है अगर वो स्टिमुलस को रिमूव कर दिया जाए और जो है मिल्ड और या फिर माइनर सी इंजरी हो. लेकिन अगर एक सवेयर इंजरी होगी तो ये इरिवर्सिबल इंजरी की तरफ चला जाएगा और इरिवर्सिबल इंजरी में सेल डेथ हो जाएगी, जिसके दो मैकेनिज्म्स हैं, एप्टोसिस और नेक्रोसिस. तो रिवर्सिबल सेल इंजरी, इसमें क्या है कि हमारे पास ये अर्ली स्टेज होती है इंजरी की. इसमें फंक्शनल और मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस जो होते हैं वो रिवर्सिबल होते हैं. तो इसमें उन्होंने कहा है कि हॉलमार्क ऑफ रिवर्सिबल इंजरी आर रिड्यूस्ड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन विद रिजल्टेंट डिप्लीशन ऑफ एनर्जी स्टोर्स. कि एनर्जी की डिप्लीशन होती है, एनर्जी प्रॉपर प्रोवाइड नहीं होती है एटीपी की फॉर्म में, और सेल स्वेलिंग हो जाती है और चेंजेस आते हैं आयनिक कंसंट्रेशन में और वाटर इनफ्लक्स में. और इसके एडिशन के साथ साथ हमारे पास जो डिफरेंट इंट्रासेलुलर ऑर्गेनेलीज हैं जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोस्केलेटन वो भी अल्टरनेट होते हैं. तो ये हमारे पास थी रिवर्सिबल इंजरी. इरिवर्सिबल इंजरी में क्या होता है कि कॉन्टिन्यूस डैमेज होता है. इरिवर्सिबल होता है कि वो रिवर्स नहीं किया जा सकता, कांट बी रिकवर्ड, और इसमें सेल डेथ हो जाती है थ्रू नेक्रोसिस एंड एप्टोसिस, जो कि हमने ऊपर डिस्कस किया. इन दोनों मैकेनिज्म्स की डिफरेंट मॉर्फोलॉजी, मैकेनिज्म्स और रोल हैं फिजियोलॉजी और डिजीज से रिगार्डिंग. तो वन बाय वन देख लेते हैं. नेक्रोसिस क्या होता है? नेक्रोसिस इज एक्सीडेंटल अनरेगुलेटेड फॉर्म ऑफ सेल डेथ. इसमें डैमेज हो जाती है सेल मेम्ब्रेन, लॉस हो जाता है आयन का होम्योस्टेसिस, और लाइसोसोम एंजाइम जो है वो एंटर कर जाता है साइटोप्लाज्म में. इसमें हमारी डैमेज होती है मेम्ब्रेन्स डैमेज होती हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ऑर्गेनेली की मेम्ब्रेन्स, ये सारी चीज़ें. और जो है डाइजेस्ट सेल, और वो जो एंजाइम्स होते हैं वो डाइजेस्ट करते हैं सेल को. और ये मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस का एक सेट जो है उससे प्रोड्यूस होता है. सेलुलर कंटेंट जो है वो लीक हो जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में, और वहाँ पे जाके ये डिफरेंट रिएक्शंस कॉज करता है जिसमें से इन्फ्लेमेशन इज़ वन ऑफ द देम. और नेक्रोसिस जो है वो सेल डेथ का एक प्रोसेस है जो कि अनप्लान्ड होता है, एक्सीडेंटल डेथ होती है. और ये क्यों हो सकता है? स्कीमिया की वजह से, एक्सपोजर टू टॉक्सिन्स की वजह से, वेरियस इन्फेक्शंस की वजह से, और ट्रॉमा की वजह से. अब व्हाट इज एप्टोसिस? तो एप्टोसिस क्या है? हमारे पास सेल का डीएनए या प्रोटीन डैमेज होता है और सेल अपने आप को मार लेता है. न्यूक्लियर डिसोलेशन हो जाती है इसमें, फ्रेगमेंटेशन ऑफ सेल विदाउट लॉस ऑफ मेम्ब्रेन. इंट्रीग्रिटी के मेम्ब्रेन वहाँ पे रहती है लेकिन जो उसके कॉम्पोनेंट्स हैं वो जो है फ्रेगमेंट में टूटना शुरू हो जाते हैं. और रैपिड रिमूवल होता है सेलुलर डेब्रिस का. सेलुलर कंटेंट जो है वो लीक नहीं करता, और जैसे कि नेक्रोसिस में होता है, एप्टोसिस में लीक नहीं करता, और कोई भी इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन भी नहीं होता. हाईली रेगुलेटेड होता है और ये एक सीरीज होती है जेनेटिक पाथवे की. इसको हम प्रोग्राम सेल डेथ भी कहते हैं.
अब सेल इंजरी की कॉजेज क्या क्या हो सकती हैं, फिजिकल वायलेशन से लेके सेलुलर एबनॉर्मेलिटीज तक, तो हम ये बारी बारी देख लेते हैं एक बार। ऑक्सीजन डिप्राइवमेंट, हाइपोक्सिया सिचुएशन को कहते हैं जिसमें हमारे पास डेफिशिएंसी होती है ऑक्सीजन की और रिड्यूस हो जा सेल इंजरी क्यों होती है, क्योंकि इसमें रिड्यूस एरोबिक ऑक्सीडेटिव रिस्पायरेशन हो जाती है सेल्स की। और एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट है जो है सेल इंजरी और सेल डेथ में हाइपोक्सिया का रोल। सो हाइपोक्सिया की कॉजेज क्या क्या हो सकती हैं, ब्लड फ्लो का रिड्यूस, इस्कीमिया, इनएडिक्वेट ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड जो कि कार्डियो रिस्पिरेटरी फेलियर में होते हैं, डिक्रीज ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड, एनीमिया में या कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग में। उसके बाद सवेरिटी पर डिपेंड करता है कि जो है सेल रिकवर करता है या फिर इंजरी कॉज होती है, उसको रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल या वो सेल की डेथ हो जाती है। फॉर इंस्टेंट एक टिश्यू है जिसको सप्लाई करिए एक वेजल जो कि जो है डैमेज हुई है, आर्टरी नैरो हो गई है, जिसकी वजह से हमारे पास जो वो टिश्यू होगा वो श्रिंक कर जाएगा, साइज में ट्रॉफी हो जाएगी। और अगर ये सिवियर होता है तो या फिर सडन हाइपोक्सिया आता है तो इंजरी इंड्यूस होगी या फिर सेल डेथ हो जाएगी फर्दरली। फिजिकल एजेंट्स में क्या आता है हमारे पास, मैकेनिकल ट्रॉमा, एक्सट्रीम्स ऑफ द टेम्परेचर जो कि बर्न्स या फिर डीप कोल्ड हो सकता है, सडन चेंजेस इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, रेडिएशंस एंड इलेक्ट्रिक शॉक। देन हमारे पास केमिकल एजेंट्स आते हैं और ड्रग्स आते हैं। तो हमारे पास ग्लूकोज और सॉल्ट इन हाइपोटोनिक कंसंट्रेशन जो है वो भी सेल इंजरी डायरेक्टली कॉज कर सकते हैं। और इसमें क्या हो सकता है, हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस भी डिस्टर्ब हो सकता है। और ऑक्सीजन भी अगर हमारे पास हाई कंसंट्रेशन में हो तो वो भी हमारे लिए टॉक्सिक है। और पॉइजन सच एज आर्सेनिक, साइनाइड, मर्क्यूरिक सॉल्ट्स ये भी डैमेज करते हैं सेल्स को विद इन minutes to hours। और environmental and air pollutants, insecticides, herbicides, industrial and occupational hazards जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड्स है, एस्बेस्टोस है, या रिक्रिएशनल ड्रग्स हैं जैसे कि अल्कोहल है या फिर थेरेप्यूटिक ड्रग्स हैं, ये भी सेल इंजरी या फिर सेल डेथ को लीड करते हैं। इन्फेक्शियस एजेंट्स जैसे कि हमारे पास सब माइक्रोस्कोपिक वायरसेस से लेके टेप वर्म्स जो कि आंखों से नज़र आ सकती हैं, ये हमारे पास इंजीरियस इन एजेंट्स हैं। और रिकेटाइट्सिया, बैक्टीरिया, फंजाई, हाई फॉर्म्स ऑफ पैरासाइट्स ये सारे इंजरी कॉज करते हैं। जेनेटिक रीअरेंजमेंट में क्या होगा हमारे पास कि जेनेटिक मटेरियल की अबनॉर्मैलिटी हो सकती है, जैसे कि एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होता है डाउन सिंड्रोम में, ये भी हमारे पास सेल इंजरीज या सेल डेथ की तरफ लीड कर सकता है। सिकल सेल एनीमिया में हमारे पास अमाइनो एसिड सब्स्टिट्यूशन की वजह से जो कॉज होता है जिसमें हमारे ब्लड डिजीज हो जाती है और सेल डेथ होती है उसमें भी इंक्लूडेड। इसी तरह कंजेनिटल मैन फॉर्मेशन और एनीमियाज वगैरह इससे रिलेटेड हैं। और जेनेटिक डिफेक्ट्स जो हैं वो कॉज होते हैं, जेनेटिक डिफेक्ट्स जो हैं वो भी सेल इंजरी को कॉज करते हैं, क्योंकि डेफिशिएंसी ऑफ फंक्शनल प्रोटीन्स सच एज एंजाइम डिफेक्ट इन बोन, ये हमें जो है एरर्स आते हैं इसकी वजह से, जेनेटिक डिफेक्ट्स की वजह से एंजाइम्स और प्रोटीन फॉर्मेशन में और मेटाबॉलिज्म में एरर आता है, एक्यूमुलेशन ऑफ डैमेज डीएनए हो जाती है, या मिसफुल प्रोटीन रैंडमली बगैर किसी नॉलेज के प्रोटीन्स फॉर्म हो रही होती हैं। तो ये सारे ट्रिगर करते हैं सेल डेथ और एट द एंड सेल इंजरी और एट द एंड सेल डेथ। और उसके बाद हमारे पास इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शंस है। तो जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो हमारे लिए डिफेंस मैकेनिज्म है, लेकिन इम्यून रिएक्शंस भी हमारे लिए सेल इंजरी कॉज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी में अगर कोई फॉर बी पॉजिटिव को ए पॉजिटिव ब्लड लग जाता है तो उसकी बॉडी जो है उसके अगेंस्ट फाइट करने लग जाती है, लेकिन वो फाइट करते करते एट द एंड डैमेज हो जाता है इतना ज़्यादा कि वो रिकवर नहीं हो रहा होता और जो है हमारे पास इवन की डेथ भी हो सकती है।
इंजीरियस रिएक्शंस टू एंडोजीनियस सेल्फ एजेंट्स, ये वो एग्जांपल है। और सर्वल ऑटो इम्यून डिजीजेस भी रिस्पॉन्सिबल हैं सेल इंजरी की। और हमारे पास जो एक्सटर्नल एजेंट्स हैं इम्यून रिएक्शन जो एक्सटर्नल एजेंट्स के ऊपर होता है, जैसे कि वायरसेस और एनवायरमेंटल सब्सटेंसेस, वो भी सेल डेथ और सेल इंजरी को लीड करते हैं। न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस में क्या आएगा हमारे पास कि न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं हो रही तो उसकी वजह से भी सेल डेथ हो सकती है। प्रोटीन कैलोरी डेफिशिएंसी, क्योंकि ऑलमोस्ट हर स्ट्रक्चर में प्रोटीन जो है वो फॉर्मेशन बिल्डिंग ब्लॉक के तौर पे है। उसके बाद हमारे पास स्पेसिफिक विटामिन की वजह से भी डेफिशिएंसी हो सकती है, मैल न्यूट्रिशन और सेल डेथ सेल इंजरी इंड्यूस होती है। न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स जो हैं कि सेल्फ इम्पोज होती हैं भी हो सकती हैं, जैसे कि एनोरेक्सिया नर्वोसा, जो कि इंसान जानबूझ के भूखा रहता है, इसकी वजह से भी जो है हमारी प्रोटीन लॉस वगैरह फैट लॉस ये सारी चीज़ें होती हैं। और उसके बाद किसी चीज़ का एक्सेस भी हमारे लिए डेंजरस है, जैसे कि एक्सेस ऑफ कोलेस्ट्रॉल या अर्थेरोस्क्लेरोसिस हो जाता है हमें, ओबेसिटी, ये सारी चीज़ें जैसे डायबिटीज़ और कैंसर, इसमें सेल इंजरी होती है। तो इन शॉर्ट अंडर न्यूट्रिशन और ओवर न्यूट्रिशन दोनों ही रोल प्ले कर रही होती हैं, तो न्यूट्रिशन जो है वो बैलेंस्ड होनी चाहिए। उसके बाद हम जनरल एक स्टेप पढ़ लेते हैं कि मॉर्फोलॉजिकल अल्टरनेशंस इन सेल इंजरी। जब सेल इंजरी होती है तो फर्स्ट मॉलिक्यूलर और बायोकेमिकल लेवल पे होती है, ठीक है। अब जो है सेल इंजरी वो उसको हम रिकग्नाइज कर सकते हैं हिस्टोकेमिकल या अल्ट्रा स्ट्रक्चरल टेक्निक्स के थ्रू, जिससे हम देख सकते हैं कि मिनट्स टू आवर्स जो है सेल इंजरी के आगे चेंजेस आ रहे होते हैं आफ्टर इंजरी, और ये आवर्स टू डेज भी ले सकते हैं टू प्रॉपरली सी द चेंजेस व्हाट आर गोइंग ऑन in light microscope or by gross examination. Morphological manifestation of necrosis take more time to develop than those of irreversible damage. तो जो नेक्रोसिस हो रही होती है, सेल डेथ हो रही होती है हमारे पास, वो ज़्यादा टाइम लेती है शो अप करने में एज़ कम्पेयर टू रिवर्सिबल डैमेज। जैसे कि इस्कीमिया इन मायोकार्डियम है, इसमें हमारे पास सेल स्वेलिंग हो जाती है जो कि रिवर्सिबल मॉर्फोलॉजिकल चेंज है, और ये विद इन मिनट्स हमें शो अप होने लग जाता है। लेकिन प्रोग्रेस अगर ये कर जाता है इरिवर्सिबल डैमेज की तरफ, तो ये आवर्स टू 1 आवर to 2 आवर जो है ये इरिवर्सिबिलिटी की तरफ मूव करता है, और ये लाइट माइक्रोस्कोप में हम चेंजेस ऑफ सेल डेथ देख सकते हैं। और जो है ये प्रॉपरली नहीं देखा जा सकता 4 to 12 आवर्स आफ्टर इंजरी और ऑनसेट ऑफ द इस्कीमिया हम इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। उसके बाद है रैपिड ऑन फंक्शन नॉन फंक्शनल आफ्टर ऑनसेट ऑफ द इंजरी। जो सेल है वो रैपिडली नॉन फंक्शनल हो जाता है इंजरी के ऑनसेट के बाद, और मे बी स्टिल वायलेबल पोटेंशियल एंड रिवर्सिबल डैमेज हो सकता है, लेकिन अगर वो ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए रहे तो वो लीड कर सकता है रिवर्सिबल इंजरी और सेल डेथ की तरफ। उसके बाद हमारे पास आ जाता है रिवर्सिबल इंजरी, जो है करेक्टराइज की होती है जनरली बाय द स्वेलिंग ऑफ द सेल और ऑर्गेनेलीज के थ्रू। लीकिंग होती है इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, डिटैचमेंट ऑफ द राइबोसोम्स फ्रॉम ईआर, क्लैम्सिंग ऑफ न्यूक्लियर क्रोमेटिन, और ये क्या करता है सारा कुछ डिक्रीज कर देता है एटीपी की प्रोडक्शन को। हमारे पास सेल मेम्ब्रेन इंटीग्रिटी लॉस हो जाती है, डिफेक्ट इन प्रोटीन सिंथेसिस कॉज होते हैं, साइटोस्केलेटन डैमेज होता है और डीएनए डैमेज होता है। लेकिन जो इरिवर्सिबल हमारे पास है उसमें हमारे पास क्या होगा, सेवियर माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज होगा, डिप्लीशन होगी एटीपी की, रप्चर होगा लाइसोसोम और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, जो कि नेक्रोसिस और अपटोसिस को लीड करेगा। और इसकी कॉजेज हो सकती हैं इस्कीमिया, एक्सपोजर टू टॉक्सिन्स, वेरियस इन्फेक्शियस एंड ट्रॉमास। ये हमारे पास एक जनरल डायग्राम है जिसमें हमारे पास नेक्रोसिस और अपटोसिस उन्होंने एक्सप्लेन की हुई है। तो इसमें आप पहले देख सकते हैं कि नॉर्मल सेल जो है, नॉर्मल सेल रिवर्सिबल इंजरी हो तो रिकवर हो जाता है, लेकिन अगर वो प्रोग्रेस कर जाए
तो रिवर्सिबल इंजरी में पहले आप देख सकते हैं कि स्वेलिंग हुई हुई है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, ईआर की और माइटोकॉन्ड्रिया की, ठीक है। और जो हमारे मेम्ब्रेन ब्लड्स हैं ये फॉर्म हुए हैं, बम्प्स वगैरह। तो ये प्रोग्रेस करता है, तो ये मेम्ब्रेन जो है ये रप्चर भी हुई है, और उसके बाद लाइजोसोम एंजाइम वगैरह ये सारे लीक आउट करेंगे और नेक्रोसिस कॉज हो जाएगी। लेकिन हम प्रोसेस में क्या देखते हैं, एक प्रॉपर सीक्वेंस है। इसमें हमारे पास कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन और मेम्ब्रेन ब्लड्स फॉर्म होते हैं, सेलुलर फ्रेगमेंट्स के सारे ऑर्गेनेल्स ब्रेक डाउन हो रहे होते हैं और एप्टोप्टिक बॉडीज फॉर्म होती हैं, और एट द एंड वो सेल डेथ हो जाती है और फेगोसाइटोसिस ऑफ एप्टोप्टिक सेल एंड फ्रेगमेंट्स के वो फ्रेगमेंट्स की फेगोसाइटोसिस होती है और उनको डेप्रेस में चेंज कर दिया जाता है। सो दिस वाज ऑल फॉर दिस चैप्टर। आई होप कि मैंने आपका टाइम सेव किया होगा और आप इसको क्विकली गो थ्रू कर लेंगे, क्योंकि आई नो जब एग्ज़ाम्स होते हैं तो आप इतना ज़्यादा डीप थॉरोली नहीं पढ़ सकते। तो ये आप एक फ़्लो चार्ट भी देख लें कि उनमें क्या डिफरेंसेस है, बाकी ये सारी चीज़ें मैंने आपको समझा भी दी हैं। ओके, एंजॉय योर डे और बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्ज़ाम्स। बाय।